हेलो एंड वेलकम टू ज़ोमिन। आई एम जुनैर आजहर। हुकूमत और अपोजिशन दहशतगर्दी पे डिवाइडेड, कंसेंसस कैसे होगा? अगर किसी फौजी ऑपरेशन का फैसला हुआ ही नहीं तो फिर पीटीआई किसकी मुखालफत कर रही है? एंड वर्ल्ड अंडर ट्रंप, जंगें कम करने का वादा और जंगें मज़ीद बढ़ गईं। ऑल दिस इन ज़ोमिन टुडे। सबसे पहले टेररिज्म की बात करते हैं। इट इज़ बियॉन्ड डाउट कि पाकिस्तान में इस वक्त जो दहशतगर्दी है, अगर जाफ़र एक्सप्रेस के दिन से ही बात कर लें, जब वो ट्रेन हाईजैक हुई है, तो उसके बाद से मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर वाक़यात हो रहे हैं। एफसी के काफ़िलों पे हमले हुए हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में। जितने भी वाक़यात हुए हैं उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के कई अहलकार शहीद हो रहे हैं। इन हमलों की जो इंटेंसिटी है, या 2021 से लेकर अभी तक जिस रफ्तार से टेररिज्म बढ़ी है, होना ये चाहिए था कि जाफ़र एक्सप्रेस अटैक के बाद एक बड़ा यूनिफाइड मैसेज जाता टू द टेररिस्ट एंड टू द वर्ल्ड कि देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म इन पाकिस्तान। लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं सका। एपीसी सबसे पहले आनी चाहिए थी, पॉलिटिकल फोर्सेस को सबसे पहले शायद इकट्ठे बैठना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह बहरहाल पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लिया गया। उसमें भी अपोजिशन की मेजर जमातों ने शिरकत नहीं की। दिस इज़ वेरी डिस्करेजिंग। उसकी वजह यह है कि दुनिया के बड़े बड़े वाक़यात देख लें, 9/11 देख लें, मॉस्को में कॉन्सर्ट पे अटैक हुआ था, न्यूजीलैंड में क्राइस्ट चर्च पे जो अटैक हुआ था, उसके बाद उन कौमों ने किस तरीके से इन चीज़ों को हैंडल किया, वो एक मिसाल होनी चाहिए। और इसके ऊपर कोई दूसरी राय हो नहीं सकती कि ख़ुद हमने भी एपीएस के बाद जो मामलात को जिस तरीके से हैंडल किया वो बहुत अच्छे तरीके से किया था और डिविजन्स ख़त्म हो गई थी। अभी डिविजन्स ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन की तो बात ही नहीं हुई है, तो फिर पीटीआई किस चीज़ की मुखालफत कर रही है? पीटीआई मुस्तकिल ये भी कह रही है कि उन्होंने ठीक किया कि उन्होंने इस कमेटी में शिरकत नहीं की, इस मीटिंग में शिरकत नहीं की, और साथ उन्होंने एक पॉलिसी स्टैंड भी ले लिया है। वो ये है कि वो कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। माजी में सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे जो रिफ्ट होती थी गवर्नमेंट्स की और इस्टेब्लिशमेंट की, वो जिन मामलात पे होती थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूँ था कि नवाज़ शरीफ प्रो इंडिया थे और मुशर्रफ के साथ कारगिल पे उनका बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद मेमो गेट हुआ जिसमें पीपल्स पार्टी का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। लेकिन अब ये जो एक सूबे की डिफरेंट अप्रोच है फेडरेशन से ऑन अ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, या जो भी स्ट्रैटेजी है, ये फेडरेशन के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट इंगेजमेंट के लिए क्या कर रही है अभी तक वो भी नज़र नहीं आ रहा। सो हम किस गैप का शिकार हैं, हम किस दुनिया में रह रहे हैं? और ये जो रोज़ाना सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार शहीद हो रहे हैं, जब हम गाज़ा पे इतना बोल सकते हैं तो हम इनकी जानों के ऊपर उतना यूनिफाइड क्यों नहीं हो रहे? हमारे साथ पीटीआई के रऊफ़ हसन साहब मौजूद हैं। कुछ उनसे पॉलिसी डिस्कशन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस कि दे आर अपोजिंग दिस काइंड ऑफ एन ऑपरेशन और अ स्ट्रैटेजी जो इस वक्त की अहम ज़रूरत है। रऊफ़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रीवियसली पाकिस्तान में जो सिविल मिलिट्री रिलेशंस की हिस्ट्री है उसमें हमेशा जो रिफ्ट आई है वो गवर्नमेंट्स और इस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यूज़ में आई है फॉरेन अफेयर्स को लेके। ज़्यादातर जो वजह बनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल नवाज़ शरीफ इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते थे, उसकी हमेशा मुखालफत आती थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। उसके बाद जो मुशर्रफ और नवाज़ शरीफ की आपस में रिफ्ट हुई कारगिल पे, दैट इज़ ऑल्सो पब्लिक। फिर पीपल्स पार्टी के साथ मेमो गेट हुआ, दैट इज़ ऑल्सो पब्लिक। सो होता ये था कि जो सिविल लीडरशिप है वो एक तरफ होती थी, मिलिट्री लीडरशिप एक तरफ होती थी। दिस इज़ अ न्यू प्रेसिडेंस फॉर मी कि इसमें जब बात हो रही है पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी की, नेशनल सिक्योरिटी की, तो एक सूबा जो है वो एक डिफरेंट ओपिनियन रखता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो ओपिनियन गलत है या सही है, बट डू यू थिंक कि वो ओपिनियन इनकॉर्पोरेट किया जाएगा आगे जाके? कोई भी अगर डिसीजन मेकिंग होती है कि ये जो टेररिज्म का इशू है इसको हैंडल कैसे करना है, वाइल केपी इज़ नॉट एग्रीइंग फॉर एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन इन देयर प्रोविंस? थैंक यू सुनैरा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। मेरा ख्याल था कि आप पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगी, बट आई एम हैप्पी दैट वी आर नॉट डिस्कसिंग पॉलिटिक्स बिकॉज वन इज क्वाइट फेड अप डिस्कसिंग दैट। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के जो दो सूबे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं टेररिज्म के साथ, वो हैं बलूचिस्तान और केपी। ठीक है, और इन सूबों की रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो आप इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इंटरनल यूनिटी एंड होमोजेनिटी के साथ।
इस ट्रू। वक्त जो पाकिस्तान में सबसे जिस चीज़ का फुकदान है वो है इंटरनल यूनिटी एंड होमोजेनिटी। हमारे इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं है बिकॉज हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और बाकी तमाम जो इनस्टेबिलिटी है वो एमिनेट करती है इससे। दूसरी बात यह है कि ये दो सूबे चूंकि सबसे ज्यादा इफेक्टेड हैं, और ज्यादातर जो है 95 मे बी इवन मोर परसेंट ऑफ द इंसिडेंट्स, टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो कि इन्हीं दो सूबों में पेश आ रहे हैं, इसलिए किसी भी नेशनल सिक्योरिटी की हडल में ये वाइटल है कि ये इन सूबों की जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है वो मौजूद हो। अब इस हडल में इस दोनों सूबों की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दे डिड नॉट पार्टिसिपेट। कंसिक्वेंटली उनकी इसकी जो सिक्योरिटी कमेटी की जो हडल थी उसकी रेलेवेंस जो है और इम्पोर्टेंस वो अकॉर्डिंगली डिमिनिश हो गई थी। अब आप आते हैं आपके जो सवाल आपने किया है डायरेक्टली, देखिए इन सूबों का ऑन बोर्ड होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में पहले भी, मैंने कल ही आर्टिकल अपना फिनिश किया है जो मेरा सैटरडे को आता है, मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, जरूर देखिएगा 5 मिनट में। श्योर। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान की पास्ट की पॉलिसी से डायरेक्टली रिलेटेड है। जब हमने फॉर्मर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसके बाद हमारा जो उस वक्त इनिशियली ये क्लैशनिकोव कल्चर और ड्रग कल्चर जो था वो आपको याद होगा कि हमारे मुल्क में इंट्रोड्यूस हुआ। हमने वहां इत्तेफाक नहीं किया बल्कि उसके बाद वॉर एंड टेरर के भी फरीक बन गए हम, और उससे जो बाकी रही सही कसर थी वो भी खत्म हो गई। और पाकिस्तान कभी भी उस इन फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर से बाहर नहीं निकल सका। अब ये फैसले किसने किए, क्यों किए, उसमें क्या मफकूद था, मुझे नहीं पता, मेरे पास जवाब उसके बहुत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि हम उसमें जाएं। अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान एक और अच्छा, इसके अलावा जो इंटरनल हमारे जो ऑपरेशंस हुए उसमें इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स जो है वो इतनी ज़्यादा थी, इतने ज़्यादा हैबिटाट्स इफेक्ट हुए, लोग इफेक्ट हुए कि वो अभी तक हम उस का जो खुमियाजा वो भी भुगत रहे हैं। अब किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन को लॉन्च करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उस ऑपरेशन की सक्सेस के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम हासिल करें, और वो है जो, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, वो है इंटरनल यूनिटी। और वो इंटरनल यूनिटी जो है वो इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आएगी। इस वक्त जो इंग्रेडिएंट्स है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए वो मिसिंग है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको आप ऑस्ट्रेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लीडर को आपने जेल में डाला हुआ है। सो इट्स इंपॉर्टेंट। हाँ देखिए, जहां आती है बात पाकिस्तान के इंटरेस्ट की तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी साथ होगी, सबसे आगे जो है वो पीटीआई होगी। जहां बात आएगी टेररिज्म को खत्म करने की, वहां भी पीटीआई सबसे आगे होगी। लेकिन ये इसके लिए एक बड़ी जामे किस्म की पॉलिसी और स्ट्रैटेजी की जरूरत है। हमें कोई चीज नीजर रिएक्शन के साथ नहीं करना चाहिए, और हमें जो तमाम इसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं उनको पूरा करना चाहिए, ताकि ये जो अब ऑपरेशन जो हम जिस भी शक्ल में लॉन्च करें वो कामयाब हो, वो बहुत जरूरी है। राइट। एक्चुअली मैं अगर प्योर डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो किसी भी जनरेशन के लोग जिन्होंने प्रीवियसली पाक अफगान रिलेशंस में जो पॉलिसी थी उसमें कंट्रीब्यूट किया हो, नाउ दे ऑल एग्री दैट दैट पॉलिसी हैज़ फेल्ड। जो भी हमारी अप्रोच थी माजी में अफ़गानिस्तान को लेके, दैट हैज़ फेल्ड। तालिबान का जो इस वक्त इंटरनल एक रिफ्ट चल रही है उसमें भी यही प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो गवर्नमेंट में वो आए हैं, कौन से लोग हैं जो गवर्नेंस पे फोकस करना चाहते हैं, कौन से हैं जो शरिया पे फोकस करना चाहते हैं, और कौन से लोग हैं जो जिहाद को कंटिन्यू करना चाहते हैं। सो देयर इज़ अ ग्रैंड डिबेट गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड कि ये हो क्या रहा है। बट देयर इज़ वन फैक्ट जिस पे हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, वो ये है दैट यूएस एंड नेटो फोर्सेज आर गॉन एंड द मेस दे हैव क्रिएटेड हेयर, उसके लिए पाकिस्तान अकेला है उसको फेस करने के लिए। नो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इज गोइंग टू हैपन विद द हेल्प ऑफ यूएस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो बूट्स ऑन द ग्राउंड करके देख चुके हैं। सो इवेंचुअली या तो हमें रीजनली रशिया, ईरान, चाइना को इंगेज करना पड़ेगा या खुद ही कुछ करना पड़ेगा। सो थ्रेट बहुत बड़ी है। सो इसकी रियलाइजेशन है आपकी पार्टी में जब इस पर डिस्कशंस होती हैं कि दिस इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम? देखिए सुनहरा, हम उस सूबे में हमारी हुकूमत है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है, ठीक है। तो लाजमी बात है कि रियलाइजेशन है, हमारे पॉलिसी फोरम्स के ऊपर डिस्कशन भी होती है। मैं चूंकि पार्टी का जो पॉलिसी थिंक टैंक है उसको भी हेड करता हूं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए एक बहुत मेजर कंसर्न है। लेकिन जैसा कि आपने खुद फरमाया कि पास्ट में जो पॉलिसीज हमारी थी वो फेल हो चुकी हुई हैं। हमने जब इंटरफेरेंस की, आज अफगान में मेरा जो थिंक टैंक है वो ट्रैक टू डायलॉग्स करता रहा है, और अफगानिस्तान के साथ हमारे मल्टीपल ट्रैक्स रहे हुए हैं। आप देखिए कि अफगानिस्तान के लोग यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ तालीम हासिल करते हैं, यहाँ उनका इलाज होता है, यहाँ हॉस्पिटल्स में आते हैं, उसके बावजूद
क्यों वो लोग ये है कि वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं? कभी आपने सोचा इस मसले के ऊपर क्यों करते हैं वो इसलिए कि ये जो हमारी इंटरफेरेंस थी उस मुल्क में, वेदर दैट बी आर वॉर अगेंस्ट द फॉर्मर सोवियत यूनियन और दैट बी आर वॉर ऑन टेरर, वो उसको अपने मामलात में, अपने डोमेस्टिक मामलात में इंटरफेरेंस तस्वुर करते हैं। अब जब हमें पॉलिसी, अब आप टेबल के ऊपर बैठे सुनैरा, जब हमने पॉलिसी बनानी है ना, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि जो पास्ट के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उससे हमने जो सबक हासिल किए हैं उनको सामने रख के पॉलिसी बनाई जाए। ये जो टेररिज्म जो है वो, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कि किसी मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए, कुलियतन मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए नहीं जा सकता। मिलिट्री ऑपरेशन जो होता है वो हमेशा एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है। वो सपोर्टिव रोल प्ले करता है टू इंटरनल कोहेजन एंड इंटरनल यूनिटी। आपको पहले वो सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुल्क के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम पॉलिसी स्टेक होल्डर्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो सकें। और इसलिए रियासत की जो पॉलिसी है उसका रुख आपको मोड़ना पड़ेगा, रादर देन कि जी आप पीटीआई को खत्म करने के पीछे लगे। आप जो रियासत को चैलेंजेस जो फेस्ड हैं इस वक्त, उनके ऊपर कंसंट्रेट करें। तमाम स्टेक होल्डर्स की इनपुट लीजिए, एक जामिया पॉलिसी बनाइए, एक जामिया प्रोग्राम बनाइए, एक जामिया स्ट्रेटजी जो है वो मुरतब कीजिए। उसमें देखिए कि उसमें काइनेटिक ऑपरेशन जो है उसके क्या हिस्सा है, और उसमें जो आपने इंटरनल सिक्योरिटी एंड यूनिटी क्रिएट करनी है उसका क्या हिस्सा है। जिसका नॉन काइनेटिक पार्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें हमने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया, हमने अभी तक उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। और प्रॉब्लम ये है, मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगी, उसके बाद यू कैन कंटिन्यू। अब अगर केपी चीफ मिनिस्टर ये पोजीशन ले रहे हैं कि हम यहाँ पे नहीं चाहते कि ऑपरेशन हो, तो इज़न्ट इट द टाइम, द राइट टाइम कि ही शुड कम अप विद द डिमांड्स कि हमें वहाँ पे पुलिस को अपग्रेड करना है। जो थर्मल गन्स टेररिस्ट के पास है वही हमारी पुलिस के पास होनी चाहिए। जो हमने CTD को ट्रेन करना था इनटू एन एंटी टेररिस्ट फोर्स, वो हमने नहीं किया। तो हमें अगर डेली इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं तो साथ साथ ये चीज़ें भी फ़ौरन स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन होता ये है कि पॉलिटिकली आपस में लड़ाई लड़नी शुरू हो जाते हैं, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के लोग, पॉलिसी डिसीजंस कहीं साइड पे हो जाते हैं। तो अगर इस मौके पे आप लोग ये चीज़ डिमांड के तौर पे रखते हैं तो व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? देखिए, आपकी जो बात है वो बड़ी फंडामेंटल है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा, उसके साथ डिसएग्री भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं आप सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि हम कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये एक बड़ी बेसिक रियलिटी है, इसको समझना होगा। हमारे खिलाफ एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी जा रही है, रियासत हमारे खिलाफ बरसरे पैकार है, हम रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार नहीं हैं। पिछले 3 साल से जो हुआ है वो इस चीज को एस्टैब्लिश करता है और आज तक ये कंटिन्यू कर रहा है। हम प्लीड करते हैं रियासत से और रियासत के फंक्शनरीज से कि ये लड़ाई जो है इंटरनल ये खत्म होनी चाहिए। हम जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उनका अपना स्टेक मिलना चाहिए, जो कि मैंडेट करता है पाकिस्तान के अवाम। पाकिस्तान के अवाम का वो प्रेरोगेटिव है कि वो किसको वो मैंडेट देते हैं, और जो मैंडेट मिलता है उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। नंबर 1 बात ये मैं क्लियर करना चाहता। नंबर 2, आपने बिल्कुल सही फरमाया, हमें इन तमाम चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अली अमीन गंडापुर साहब के अंडर जो काम कर रही है, उनके पास ये चीज़ें जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। और वो मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी एंगेज कर रही हैं इस सिलसिले में। हमें अपनी जो टेररिज्म को कॉम्बैट करने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, both in terms of strategy as well as in terms of weapons and implements that we need, उसको definitely upgrade करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपके साथ हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों का मैं बार बार ये कहता हूँ, बाज़ दफ़ा लोग जो है थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं कि ये तमाम चीज़ें उस वक्त होंगी सुनैरा जबकि आप एक इंटरनल यूनिटी एंड कोहेजन जो है उसकी वो पैदा करेंगे। I totally agree with you. कंसंट्रेट करने की जरूरत है बहुत। अच्छा, आपके ख्याल में एक जो बड़ी अच्छी इंटरमीडिएटरी फोर्स हो थी ईद के बाद, जो कि आपके साथ तकरीबन तहरीक चलाने पे भी रजामंद हो गए थे, मौलाना फजलुर रहमान, ही हैज़ दैट वेटेज इन पाकिस्तान पॉलिटिकल लैंडस्केप कि उनकी बात हर कोई सुनता है।
और इस मामले के ऊपर क्योंकि ख़ुद उनके असातिज़ा, उनका जो इस वक्त उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोर कॉन्स्टिट्यूंसी इन टू वेज़, रिलीजियस भी और इलाकाई भी, वो हिट हो रही है, तो इस वक्त शायद उनकी मजबूरी हो कि वो जाके उस साइड के साथ बैठें जो इस वक्त ज़्यादा ताकतवर है, जो ऑपरेशन करने जा रही है शायद, या कोई ज़्यादा स्टेक्स जहाँ पर उनके हाई हों। अभी क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है? क्या वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं टू ब्रिज द गैप बिटवीन पीटीआई एंड एस्टैब्लिशमेंट? देखिए ज़ुनैरा, मैं सबसे पहले एक सवाल जो आपका है, एक आपका जो कंपोनेंट है आपके सवाल का, उसको ज़रा एड्रेस करना चाहूँगा कि क्यों हमें एहतजाज करने की तरफ हम क्यों बढ़ते हैं, या क्यों हमें उसकी नौबत आती है। वो भी उसी के साथ जो मेरा एक एनालिसिस है उसके साथ रिलेट करता है कि जब जो फैक्टर्स जो होते हैं जो क्रिएट करते हैं इंटरनल यूनिटी एंड हार्मनी, वो एब्सेंट होते हैं, तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसका जब उसको दीवार के साथ लगाया जाता है तो वो एहतजाज की जो है तरफ, पीसफुल एहतजाज, पुरअमन एहतजाज की तरफ बढ़ती है। नंबर एक। नंबर दो, मौलाना साहब एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, और वो मेरा ख्याल है कि प्ले कर भी रहे हैं। उनकी एक स्टैंडिंग है, एक स्टेचर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, बिल्कुल। और हमारे उनके साथ ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं रहे हुए, लेकिन आई थिंक माजी करीब में वो ताल्लुकात बहुत इंप्रूव किए हैं। इस वक्त भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, उनके साथ एक कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है वो जारी है। अब देखते हैं कि जी ईद के बाद क्या होना है, क्या करना है। अब मेरे जैसा बंदा जो है, जो डायलॉग में बिलीव करता है, जिसने बारहा टेलीविजन प्रोग्राम्स में आके कहा है कि जी एट द एंड ऑफ द डे आपने टेबल के ऊपर इकट्ठे होना है, आपने बातचीत करनी है, आपने एक्सचेंज ऑफ आइडियाज करने हैं, तो सूनर और लेटर, सो लेट्स मेक इट सूनर। Let's make it today. Let's not delay this. अच्छा, आपके ख्याल में डिले की अगर कोई दो की रीजंस आप बताना चाहें, क्यों डिले है, क्यों करीब आते आते एकदम से चीजें फिर से खत्म हो जाती हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन? जी, दो वजूहात आपने पूछी है, मैं दो बता देता हूं। नंबर एक, इस वक्त जो आपका जो स्टेट का रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके वर्कर्स और एक्टिविस्ट की तरफ, वो इंतहाई गैर मुनासिब है, वो नहीं होना चाहिए। इसकी जो पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। और दूसरी जो इस वक्त जो बात मैं कह सकता हूं कि जो इस वक्त है वो ये है कि जो प्रायोरिटीज हैं सियासत की, वो आई थिंक दे आर नॉट इन द राइट प्लेस, उसको भी रिव्यू करना पड़ेगा। इन दो वजूहात की वजह से मेरा ख्याल है कि हम फोकस जो है हमारा, वो उन चीज़ों के ऊपर नहीं है जो कि रियासत डिमांड कर रही है। फोकस उन चीज़ों के ऊपर है कि जी किस तरीके से हमारा इक़्तिदार जो है वो फर्दर परपेचुएट हो सकता है, फर्दर इलॉन्गेट हो सकता है। ये ऐसा होगा नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना पड़ेगा। मैं ये बात बड़ी कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का इंटरेस्ट मुकद्दम है। When you say रियासत, just a small clarity, when you say रियासत, आप हुकूमत की बात कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं? मैं रियासत की बात कर रहा हूँ। रियासत के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी होती है, उसमें हुकूमत भी होती है, उसमें सिविल सोसाइटी भी होती है, उसमें एकेडेमिया भी होता है, उसमें मीडिया भी आ जाता है। मैंने ये सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि अगर आप हुकूमत की बात करेंगे तो वो तो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि आप लोगों का कोई पैचअप हो, आप लोगों की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो। वो तो आपके ऑब्वियस अपोनेंट्स भी हैं और बेनिफिशरी ऑफ द सिस्टम भी हैं। सो मे बी यू हैव टू एक्टिवेट ऑल द अदर चैनल्स जहाँ पे मामलात ख़राब हुए हैं। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली थिंक। I may be wrong. आपने दुनिया बहुत बड़ा सच बोल दिया है, कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दैट। और ये मैं कहता रहा हूँ, जो हमारे इनके साथ मुज़ाकरात भी जो नहीं आगे बढ़ सके, वो यही वजह थी कि हमारी सक्सेस उनकी नाकामी थी, और अगर हम आएंगे तो वो जाएंगे, उनके जाने से ही हम आ सकते हैं। तो ये ठीक है। तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी लेट मी बी वेरी कैंडिड एंड स्ट्रेट अबाउट इट। हमारी डिज़ायर हमेशा से रही है कि उनसे बात हो सकती है जिनके पास ताकत है, और ताकत इस वक्त हुकूमत के पास नहीं है, ताकत कहीं और है। और हम कोशिश करते रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे कि एट सम पॉइंट इन टाइम उनके साथ एक फॉर्मल डायलॉग जो है वो इनिशिएट हो। मैं कहता हूँ, जो मेरे अल्फाज हैं मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान डायलॉग जो है वो इनएविटेबल है, वो नागुज़ीर है। उसके बगैर मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। Rauf Hassan साहब, it's a pleasure having you on the show. So much for being with us. मैंने थोड़ी सी एक पॉलिसी लेवल पे बात करने की कोशिश की है रऊफ साहब के साथ, और उसकी वजह ये है, इट इज़ मेंट टू अंडरस्टैंड कि जब वो किसी चीज़ की मुखालफत करते हैं वो किस स्टैंड पॉइंट से कर रहे हैं। उनकी बात दुरुस्त है कि किसी ना किसी स्टेज पे, ये हम सब कहते हैं, टेबल पे आना पड़ेगा, इसके अलावा हल कोई नहीं है। तो द सूनर द बेटर। तो वो सून किसने डिसाइड करना है, और वो कौन से जेस्चर्स होंगे जो पीटीआई की तरफ से भी ये कम्युनिकेट करेंगे कि वो चाहते हैं टेबल पे आना, और दूसरी साइड उसको एक्सेप्ट करे, रिसेप्टिव एंड पे हो। ये अभी तक तो होता नज़र नहीं आ रहा। बट हैविंग सेड दैट, ये जो टेररिज्म का मामला है ये इतना सीरियस है कि अपने अपने पॉलिटिकल स्टेक्स और सब कुछ साइड पे रख के सबको ऑन द सेम पेज आना पड़ेगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद कुछ डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग टू द वर्ल्ड अंडर ट्रंप।
Stay with us. Welcome back to the show once again and let's discuss what's happening to the world under Trump. अपनी इलेक्टोरल कैंपेन में उन्होंने भरपूर वादे किए थे और ख़ुद को एक पीस मेकर के तौर पे पेश किया था और वादे ये थे कि चाहे यूक्रेन हो या गाज़ा हो वो दुनिया में अमन कायम करेंगे। इलेक्शन जीतने के बाद से लेके अब तक तनाज़ात का पुरअमन हल तो दूर की बात, वो उससे बिल्कुल उलट कर रहे हैं। जो मसला हल करने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं वो मसला शायद अगर बाइडन करते तो कोई कामयाबी हो जाती, लेकिन जिस तरह ट्रंप ने उसको हैंडल किया है कोई कामयाबी होती इसलिए नज़र नहीं आ रही कि क्योंकि वो खुल के साथ दे रहे हैं इजराइल का। अगर सिर्फ गाज़ा की बात करें, सीज़ फायर एक दिन के लिए भी कायम नहीं हो सका, लेकिन जो भी टूटा फूटा सीज़ फायर मौजूद था उसको भी इजराइल ने ब्लेटेंटली 2 दिन पहले ख़त्म कर दिया है। और इस दफ़ा कोई टैसिट या कोई बहुत हिडन सपोर्ट हासिल नहीं है यूएस की, बल्कि बड़ी ओपन सपोर्ट हासिल है इजराइल को। दूसरी जानिब ईरान को भी धमकियां लगाई जा रही हैं कि अगर वो अपना एटमी प्रोग्राम टेबल पे बैठ के उनके साथ डिस्कस नहीं करते तो उनके साथ भी वही हो सकता है जो यमन के साथ हो रहा है। यमन पे भी डायरेक्ट अटैक करना, एक डायरेक्ट वॉर में इंगेज होना उससे बिल्कुल उलट है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रंप करेंगे। इसी तरह डोमेस्टिकली अपने ही उन लोगों के ऊपर क्रैक डाउन जो कि प्रो हमास या प्रो टेररिस्ट हैं इन हिज वर्ड्स, या जो कि पैलेस्टीनियन कॉज के लिए बाहर निकल के एहतजाज कर रहे हैं, उसमें चाहे स्टूडेंट्स हों, उसमें चाहे कोई और लोग हों जो मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हों, सबके खिलाफ क्रैक डाउन हो रहा है। सवाल ये है कि ट्रंप के अंडर अगले 4 साल कैसे गुजरेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया चीमा जो कि IR एक्सपर्ट हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। डॉक्टर शाजिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वो ट्रंप जो कि ये वादा करके आए थे कि ही विल ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड, उन्होंने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्वमेंट कर दी है यूएस की। मैं यमन की बात कर रही हूँ कि डायरेक्ट अटैक्स शुरू कर दिए हैं उन्होंने। और कुछ लोगों का ख्याल था कि वो शुरू में जिस तरह उन्होंने ट्रीट किया प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को, वो एक दफ़ा थोड़ी सी ऑफेंसिव पोस्चरिंग करके उसके बाद जब अगला फरीक टेबल पे आ जाता है उसके बाद डिफरेंट तरीके से चीज़ों को डील करेंगे। बट क्लियरली दैट इज़ नॉट हैपनिंग, चाहे उनकी डोमेस्टिक डिसीजन मेकिंग को देख लें या फिर उनकी फॉरेन पॉलिसी को देख लें। गाज़ा का सीज़ फायर भी ख़त्म ही हो गया है तकरीबन। आप कैसे इवैल्यूएट कर रही हैं इसको? हम यूक्रेन को और मिडल ईस्ट सिचुएशन को ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक उसमें नहीं देख सकते हैं। ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है यूक्रेन के हवाले से वो बिल्कुल डिफरेंट है, और मिडल ईस्ट में उनकी वही पॉलिसी है जो कि ज़ायनिस्ट लॉबी जो है और उनके जो फंड रेजर हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा फंडिंग है उनकी कैंपेन में, अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो बहुत अलार्मिंग है कि इवन जो मीरियम एडिल्सन है उसकी कितनी ज़्यादा फंडिंग है, हमें और जॉर्ज सोरोस की कितनी ज़्यादा फंडिंग है। तो ये वो स्टॉन्च किस्म के ज़ायनिस्ट हैं और ये अपनी एक पॉइंट से 1 इंच भी हिलने वाले नहीं हैं। तो जो सीज़ फायर है उसको तो एक दिन भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं की गई है। पर डे जो है पे लोगों पे अटैक भी हो रहे हैं, इंसानी जानों का नुकसान भी हो रहा है, लोगों को मारा भी जा रहा है, और अब ह्यूमन एड जो है वो तो खैर वैसे ही बंद हो गई है। अब सिचुएशन वहाँ पे ये है कि हिस्ट्री इस वक्त देख क्या रही है कि फ़लस्तीनियों के साथ कौन खड़ा हुआ है। हम गुड वर्सेस ईवल की तरफ नहीं जाते, हम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की इंटरप्रिटेशन में नहीं जाते कि वो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है या वो एक्सेस ऑफ ईवल है। इस वक्त उनके साथ खड़ी हुई सिर्फ वही है, एक यही एक्सेस है। हिजबुल्लाह उनके साथ खड़ा, यमन से अंसारुल्लाह उनके साथ जो है, और ईरान की सपोर्ट है। सीरिया जो है वो वैसे ही उसका जो हशर हुआ है वो हमारे सामने है, उससे पहले सीरिया की सपोर्ट भी थी इन टर्म्स के एटलीस्ट उनका एक बॉर्डर जो है वो सिक्योर था उस हवाले से। अब सिर्फ यमनी जो है उनका कसूर ये है कि उन्होंने अंसारुल्लाह ने ये कहा है कि अगर आप ये सीज़ फायर को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और ह्यूमैनिटेरियन एड गजा के अंदर नहीं जाने देंगे, आपके जो वेसल्स हैं, आपकी जो वाटर कैरियर्स हैं, ये यहाँ से हम नहीं बाबुल मंदेब से क्रॉस नहीं करने देंगे। और उसके जवाब में फिर इतनी शदीद बमबारी हुई है, और उसके जवाब में फिर जो यूएस ऑफिशियल्स हैं उनकी जो बुलंदोबांग दावे हैं कि हम यमन के साथ ये कर देंगे, वो ये भूल गए हैं कि यमनियों के साथ ये तो पिछले 10-12 साल से हो रहा है, कर रहे हैं ऑलरेडी। एग्जैक्टली, विद द हेल्प ऑफ अनदर गल्फ कंट्री आप कर नहीं पाए हैं।
True. आप लगे हुए हैं, 10-12 साल से लगे हुए हैं। और आज एक बहुत खौफनाक रिपोर्ट जो है वो मेरे लिए तो खौफनाक ही है, क्योंकि मेरे पड़ोस में है कि ईरान की तरफ जो है वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, एक नहीं, दो नहीं, 3 जो हैं वो उसकी तरफ जो है वो उनको कमांड दी गई है कि आपने जाके उसको एनसर्कल करना है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सिर्फ बुली करने के लिए है, ये सिर्फ इंटिमिडेट करने के लिए है, या बाकी ईरान पे अटैक हो जाएगा, क्योंकि ईरान को भी इस मसले के अंदर बुरी तरह से घसीटा जा रहा है। एक खत भी जो है सुना ट्रंप ने लिखा है, लिखा, बिल्कुल। आप जो है वो हूती की मदद करना छोड़ दे, हम जो है अच्छा वरना डॉक्टर शाजिया, हर एक को ख़त लिखना, हर एक को ये कहना कि वी विल लीश हेल ऑन यू, अनलीश हेल ऑन यू, इस तरह की बातें, द हेल विल रेन ऑन यू, इस तरह की बातें करना, इस तरह की खुली धमकियां लगाना, इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी अनप्रेसिडेंटेड, एटलीस्ट फॉर आवर जनरेशन। हमने ये सब नहीं देखा। हाँ, इन्वेजन्स होती देखी हैं हमने, उसमें बाद में ये भी देखा कि जिन लोगों ने वो इन्वेजन्स की उनके झूठ सामने आए, चाहे वो इराक के बारे में थे, दुनिया ने उनको बड़ा फिर रिस्पॉन्ड भी किया। किस तरीके से आज टोनी ब्लेयर को कोई नहीं जानता, बुश को कोई रिमेंबर नहीं करता, बट एट द मोमेंट जो हो रहा है दिस इज़ रियली माइंड बॉगलिंग। धमकियाँ देना, किसी डिप्लोमेटिक नॉर्म का ख्याल ना करना, फिर जिस तरीके से वो खुद क्रैकडाउन ऑन डिसेंट कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने प्रो हमास या उन्होंने प्रो टेररिस्ट कहना शुरू कर दिया है जो पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके ख्याल में इसका जो इंटरनल सिक्योरिटी है खुद यूएस की, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि वहाँ तो ये सब कुछ शायद वो लोग पहली दफ़ा विटनेस कर रहे हैं, ये वाली जनरेशन। एक तो ये कि इंटरनल सिक्योरिटी, इस गज़ा जेनोसाइड ने बहुत से मुल्कों की निगल ली है। इस पे हम बाद में बात करते हैं। पहले आपका जो दूसरा पॉइंट था कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स कहाँ पे है, बात ये है कि आप एक रियल एस्टेट टाइकॉन से या प्रॉपर्टी डीलर से डिप्लोमेसी की उम्मीद तो नहीं रख सकते ना, कि वो ज़िंदगी में कभी भी डिप्लोमेट नहीं रहा है। वो जिस तरीके से यूक्रेन का जो निगोसिएशन है उसको हैंडल कर रहे हैं, वो रशियंस की हिम्मत है कि वो इन दिहाड़ी लगाने वालों के साथ इनकी गुफ्तगू, क्योंकि रिटोरिक में बहुत फ़र्क है, दोनों की पोस्चर में बहुत फ़र्क है। एक तरफ वो लोग हैं जो इतने सीजन डिप्लोमेट हैं, जिनको पता है कौन सी बात कहाँ करनी है, कब करनी है, और दूसरी तरफ एक हजूम है, पता नहीं है कौन जो है वो लीड निगोशिएटर है, पता नहीं है कौन की बात कर रहे हैं, और सारे का सारा जो आपका थॉट प्रोसेस है हायरार्की सारी कोलैप्स हुई भी है। वो हायरार्की भी क्लॉप से, आप अपना थॉट प्रोसेस भी पूरा सोशल मीडिया पे वॉमिट कर रहे हैं, आप अपना थॉट प्रोसेस तो अपने पास रख सकते हैं ना। जहां तक True. दूसरी बात गजा की वजह से, देखिए गजा, ये हमने जेनोसाइड देखा था, नाजी जो है वो जेनोसाइड, इसका मजहब से, किसी एथनिसिटी से, किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। जब इंसानियत का कत्लाम इस हद तक हो जाता है तो उसका एक ऑर्गेनिक आउटकम भी होता है। आप देखें कि हम वेस्ट को बहुत इल्ज़ाम तो देते हैं, लेकिन अगर हमारी भी जो है पर ना जले और हमारी भी ज़ुबानें खुली रह सकें, तो हम भी बता सकें कि ये गजा जेनोसाइड भी नहीं हो सकता था अगर हम सिर्फ उम्मत मुस्लिमा का राग नहीं अलापते और प्रैक्टिकली कर लेते, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब बहुत से जो शहनशाह हैं, वो एम्परर्स जो हैं, वो उनके जो क्लोथ्स हैं, This brings me to the question, and that is actually very important for me, the role of Arabia. एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। डू स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर शाजिया, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हम भी सिर्फ लिप सर्विस ही देते रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा की बात करते रहे हैं और वेस्ट को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, विच इज़ स्पॉट ऑन। बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड थ्रू यू कि वो कौन से स्ट्रेटेजिक मोटिव्स हैं जिनको सऊदी अरेबिया और यूएई भी इस हद तक सपोर्ट करना चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी एक तरफ और ग्रेटर स्ट्रेटेजिक डिज़ाइंस एक तरफ। हाउ डू यू लुक एट दैट? जो यमन की जंग है, ये वही जंग है जिसको हम सेक्टेरियन है, सलाफी तकफीरी वर्सेस शिया फैक्शन, बिल्कुल। और इसके पीछे भी हमें पता है सपोर्ट कहाँ से है, और ये 12 साल जो है उनका जेनोसाइड भी किया गया जिसका कोई रिपोर्ट नहीं हमें, और फिर
उनको इवन स्टारवेशन तक जो है वो बात पहुंची और किसी तरीके से ये ख़त्म हो जाए, लेकिन उनकी रेजिस्टेंस है वो ख़त्म नहीं होते हैं। पीछे भी सारी की सारी जो है वेस्टर्न पावर्स भी थी, रीजनल भी थी, और अब गज़ा का जेनोसाइड भी नहीं चल सकता अगर पावरफुल रीजनल पावर्स जो हैं वो अपनी एजेंसी को एक्सरसाइज करें, जो कि उनके पास है। ये नहीं है, इजिप्ट के पास नहीं है, इजिप्ट की कोई अपनी ना से है, वो तो खुद एक बेचारा वेसल स्टेट ट्रू है, उस पे ट्रू पलने वाला। जॉर्डन के लिए बहुत प्रॉब्लम है, जॉर्डन का किंग जो है वो बना के वहाँ पे बिठा दिया गया है, लेकिन कुछ कंट्रीज की, कुछ स्टेट्स की एजेंसी है, उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि एजेंसी एक्सरसाइज कर कौन रहा है? फारुल्लाह, हिजबुल्लाह, और ये लोग हैं जो अपने नौजवान, अपने बच्चे जो हैं वो मरवा रहे हैं सिर्फ एक इस बात के लिए कि गजा का जेनोसाइड रोका जाए। और इन्हीं को आप बाहर टेररिस्ट बनाकर, और अब रिसेंटली आप देखें तो अल जजीरा ने भी अपनी टोन बदल ली है, वहां पे भी एग्जैक्टली जो है वो टेररिस्ट टाइप ही कहा जा रहा है, कुछ दिनों में टेररिस्ट भी कह दिया जाएगा, एग्जैक्टली और उसी टोन से एग्जैक्टली लेके चला जा रहा है। आप सीरिया का हाल देख लें, वहां पे आपने एक तकफीरी सलाफी हेड चॉपर जो है उसको एक ट्रू लिबरल डेमोक्रेट बनाकर वहां पे बिठा दिया है। बशार अल असद बिल्कुल कोई यूटोपियन इंसान नहीं होगा, वहां पे कोई दूध की नहरें नहीं बहती होंगी, लेकिन एक बट स्टिल गवर्नमेंट वहां पे वो चीजों को स्टेबलाइज करके बैठा हुआ था, जहाँ पे इतनी ज्यादा एथनिसिटीज हैं और इतनी ज्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है, वहां पे वो चीजों को किसी ना किसी तरीके से बाय हुक और क्रुक बैठा हुआ था। आपकी इतनी जालिमाना जो है वो सैंक्शंस के बाद आपके उसके मेजर ग्रेन्स के और ऑयल के रिसोर्सेज पे गुंडागर्दी के कब्जे के बाद वो कुछ ना कुछ संभाल के बैठा हुआ था। और फिर आप देखें कि अब रिसेंटली आज की रिपोर्ट है कि टर्की के अंदर शदीद इस्तांबुल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मुझे ये एब्सोल्युटली लगता है कि ये रबल्स के अंदर जो माओ के प्यारे हैं ना, और ये जो बच्चों की लाशें हैं, ये बहुत से तख्त उछालेंगी। मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। बैसियत पाकिस्तानी हमारे बहुत से डिप्लोमेटिक हमारी रिजर्वेशंस हैं, हम खुल के बात ट्रू नहीं कर सकते, और एक ट्रू ट्रू सेंसिबल ट्रू एटीट्यूड भी ये है कि हमें अपनी फॉरेन जो डिप्लोमेसी है उसको कंप्रोमाइज भी नहीं करना चाहिए, हमें उसे हेल्प भी करना चाहिए, और एंड इन मजीद अ सेन वे उस पर बात भी करते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाद, वेरी नाइस ऑफ यू, आपने टाइम निकाला। इतना टाइम डिफरेंस है जहां आप मौजूद हैं वहां से। दिस इज़ एग्जैक्टली द सिचुएशन राइट नाउ कि चाहे जर्नलिस्ट हों, चाहे डिप्लोमैट्स हों, चाहे आप किसी जगह के शहरी हों, आपके पास पासपोर्ट कहीं और का हो, इस वक्त सारे ट्रबल में हैं। यू कांट कॉल स्पेड अ स्पेड, और इसको बिल्कुल भी बुजदिली नहीं कहा जा सकता। अगर जर्नलिस्ट रिपोर्ट नहीं कर पा रहे गाज़ा में क्या हो रहा है, या सीरिया में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है, अगर इजिप्ट और जॉर्डन खुल के बोल नहीं पा रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है क्योंकि वो IMF डिपेंडेंट हैं, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको आप बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में नहीं डाल सकते। द वर्ल्ड इज़ रीऑर्गेनाइजिंग इन माई ओपिनियन। बिल्कुल जो 1945 के बाद लीग्स ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशंस बना, एक ग्लोबल ऑर्डर बना, एक अमेरिकन ड्रीम बनी और एक डेमोक्रेसी का ख्वाब आया, आई थिंक इट इज़ कोलैप्सिंग नाउ। और जब भी आप चेंज की तरफ जाते हैं तो वो थ्रू टर्मऑयल होता है। तो टर्मऑयल में जब जेनोसाइड आ जाए तो उसके भी कुछ डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं। लेट्स होप सम सैनिटी प्रिवेल्स। आई विल सी यू टुमारो।